हाँ, आज हमारे अध्ययन का विषय है सार्क। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हम आप देखें कि दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क का गठन 1985 में किया गया। आप देखें जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रों ने मिलकर के नाफ्टा संगठन बनाया है, इसी प्रकार से आप देखें एशिया के प्रशांत महासागर के आसपास अवस्थित देशों ने जिस तरह से एशियान को जन्म दिया, उसी प्रकार से दक्षिण एशियाई राष्ट्रों ने मिलकर के ये दक्षेस यानी सार्क को जन्म दिया। इसके जनक कौन है? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय जियाउर रहमान ने ढाका में दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन बुलाया और उसमें ये प्रस्ताव रखा जिसको बांग्लादेश पेपर्स के नाम से जाना जाता है। और ये सम्मेलन 1980 में हुआ, जिसमें जियाउर रहमान ने ये प्रस्ताव रखा कि दक्षिण एशिया की समृद्धि और विकास के लिए ये जरूरी है कि दक्षिण एशिया के राष्ट्र मिलकर एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन को जन्म दें। यहाँ हम आप देखें इसका जन्म 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ। सदस्य देश वर्तमान में इसके 8 हैं। प्रारंभ में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ये प्रारंभ में थे और बाद में अफगानिस्तान को भी इस सार्क का सदस्य बनाया गया। तो वर्तमान समय में इनकी सदस्य संख्या 8 हो गई है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और आफ्टर ऑल आप देखें कि अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो सार्क है इसके जन्म के पीछे वो कौन से कारक थे, वो कौन से फैक्टर्स हैं, या आफ्टर ऑल वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से सार्क को जन्म दिया गया। आप देखें कि जो सार्क नामक संगठन है ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्रीय संगठन है। दुनिया में इतनी बड़ी आबादी वाला कोई भी क्षेत्रीय संगठन नहीं है, इवन चाहे हम आसियान को ले लें। इसके अलावा देखें कि इसको जन्म देने के पीछे कारण था कि बहुत सारी समस्याएं दक्षिण एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं ये 40 के दशक के बाद इनका उदय हुआ। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या है जो सार्क के सदस्य राष्ट्रों के समक्ष है। गरीबी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और अशिक्षा मुंह बाय खड़ी रहती है। आफ्टर ऑल अगर हम अशिक्षा को देखें तो इस लेवल पर हार्डली हम 50%, अगर हम भारत को देखें तो यहाँ पर शिक्षा का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है, लेकिन अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में अशिक्षा जो है ये बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है। और जनसंख्या विस्फोट ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और इसके अलावा बेरोजगारी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन तमाम समस्याओं के निदान के लिए, तकनीकी और विज्ञान के ट्रांसफर के लिए इस सार्क नामक संगठन को जन्म दिया गया। ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से दक्षिण एशिया बहुत ही समृद्ध है। तमाम तरह के जो खनिज पदार्थ हैं वो विपुल मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आफ्टर और इसके अलावा देखें जन संसाधन, जो मानवीय आबादी है वो सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि विकास में ये राष्ट्र उतने ही पिछड़े हुए हैं। यहाँ हम आप देखें कि इसके चार्टर में, जो सार्क का चार्टर बनाया गया 1985 में, इसमें 10 धाराएं हैं। और आफ्टर ऑल आप देखें कि इसके उद्देश्य क्या, जो सार्क नामक संगठन को जन्म दिया गया, तो जब हम इनके उद्देश्यों पर विचार करेंगे जो कि इस चार्टर में इसके मौजूद हैं। पहला उद्देश्य रखा गया था कि जन कल्याण और जीवन स्तर में सुधार हेतु इस संगठन को जन्म दिया जा रहा है कि कैसे दक्षिण एशिया के लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो और उनके जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। दूसरा उद्देश्य था कि सामूहिक आत्मनिर्भरता। यहाँ ये विचारणीय है
कि हम बहुत सारे देशों के लिए टेक्नोलॉजी, विज्ञान और इसके अलावा खाद्यान्न को लेकर के भी हम विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। तो ये विचार किया गया कि क्यों ना हम सामूहिक आत्मनिर्भरता का पालन करें और आपस में लेन देन करें दक्षिण एशियाई राष्ट्र। तो दूसरा उद्देश्य सामूहिक आत्मनिर्भरता था। इसके अलावा आप देखें इस संगठन को जन्म देने के पीछे एक उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सभी देशों का। नेक्स्ट आप देखें कि विज्ञान, तकनीकी और व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए और इनका आपस में स्थानांतरण भी किया जाए। नेक्स्ट आप देखें आपसी सहयोग की बढ़ोतरी इसका मेन उद्देश्य था। और इसके अलावा देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये दक्षिण एशियाई राष्ट्र एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे और एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, इस पर भी एक आम सहमति बनी। नेक्स्ट उद्देश्य रखा गया कि समानता, कि सभी राष्ट्र एक दूसरे की समानता, अखंडता और अहस्तक्षेप, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अखंडता का सम्मान करेंगे और समानता का भी सम्मान करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखें कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि इसके चार्टर में जो उद्देश्य थे वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट थे। आप देखें कि जहाँ तक इसके शिखर सम्मेलनों का सवाल है, तो जो पहला शिखर सम्मेलन है 7-8 दिसंबर को 1985 में ये ढाका में जो है संपन्न हुआ और उस समय जो राष्ट्रपति थे जनरल इरशाद, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आप देखें 7वां शिखर सम्मेलन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10-11 अप्रैल को 1993 में ढाका में जो है इसको ये सम्मेलन संपन्न हुआ और इसमें साप्टा को जन्म दिया गया। साप्टा यानी आपस में किस प्रकार से क्षेत्रीय सहयोग के अंतर्गत और विशेषकर व्यापार को लेकर के ये एक तरह से प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी। साप्टा साउथ एशियन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एग्रीमेंट, ये साप्टा इसका फुल फॉर्म है। तो इस तरह इसको जन्म दिया गया और इसके द्वारा ये प्रयास किया गया कि आपसी व्यापार में दक्षिण एशिया के राष्ट्र परस्पर बहुत सहयोग करेंगे। 2022 में जो 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें थोड़ा डिस्प्यूट सा रहा, ये शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में आयोजित होना था और आफ्टर ऑल विवादों की वजह से ये पूरी तरह से सफल नहीं रहा। इसमें आप देखें महासचिव जो है गुलाम सरवर को बनाया गया, जो सार्क के महासचिव वर्तमान में है वो गुलाम सरवर है। अब प्रश्न आता है कि जो सार्क नामक संगठन है इसके समक्ष कौन कौन सी बाधाएं मौजूद हैं, क्या वजह है कि सार्क जो बहुत ही अच्छी जन भावनाओं के साथ इसको उदित किया गया था, कुछ बाधाएं हैं जो इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो यहाँ हम आप देखें कि जो 8 सदस्य राष्ट्र हैं इनमें एक तो आप देखें धर्म के आधार पर भी काफ़ी भेदभाव सा है, धार्मिक रूप में ये राष्ट्र अलग अलग तरह के हैं। इसके अलावा आप देखें कि अगर हम वहाँ के राज व्यवस्था का अध्ययन करें तो कहीं पर सैनिक तानाशाही, जैसे अगर पाकिस्तान का अवलोकन करें तो वहाँ आए दिन सैनिक तानाशाही का रूप हमें देखने को मिलता है कि जो सैनिक स्ट्रक्चर है वो वहाँ के लोकतंत्र को ढा देता है। और शुरू से प्रारंभ से जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से हम सैनिक तानाशाही वहाँ पर देख रहे हैं। जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है तो भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, यानी अनेक देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। वहीं भूटान में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर राजतंत्र पाया जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि ये अलग अलग तरह के जो शासन के स्तर हैं इनकी वजह से ये भी एक है कि आम सहमति नहीं बन पाती है। नेक्स्ट आप देखें कि भारत के प्रति, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा, हमारा क्षेत्रफल भी ज़्यादा और विज्ञान और तकनीकी में भी जाहिर है भारत बड़ा भाई है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो अन्य सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं वो भारत को संख्या की दृष्टि से देखते हैं, पूरी तरह विश्वास नहीं करते हैं।
वहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से नेपाल, है ना, हमारे प्रति शंकाग्रस्त होकर चाइना की गोद में बैठ रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप देखें कि ये बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए बाधा है, इसे सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखें पारस्परिक विवाद बहुत ज्यादा है आपस में। अभी पीछे हमने देखा था इवन भारत और नेपाल के बीच ही सीमा विवाद खड़ा हो गया था, है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक टापू की बात, एक द्वीप की बात कर रहे हैं, जो कि इंदिरा जी के कार्यकाल में बाकायदे उसे श्रीलंका को सौंप दिया था, कि जिससे पारस्परिक आपस में विश्वास बढ़े और हम छोटे से मुद्दे को लेकर उलझे न रहे। तो आप देखें उसे फिर उभारा जा रहा है कि वो गलत निर्णय दे दिया था और आफ्टर ऑल उस टापू और द्वीप को, आइलैंड को हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। तो आप देखते हैं ये छोटे मोटे जो मुद्दे हैं, हमें उदार रहते हुए, चूंकि भारत विशाल देश है, हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, हम बड़े भाई हैं, तो इन दैट केस छोटे भाइयों को ऐसा ना लगे, छोटे राष्ट्रों को, कि भारत हमें निगल जाएगा या हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो इसको लेकर के हमें बड़प्पन दिखाने की बहुत जरूरत है। तो आप देखें, और इसके अलावा पाकिस्तान का जो पाक प्रायोजित आतंकवाद है, वो भी सार्क के यानी हृदय में कील ठोकने का काम करता है। बहुत देशों में आप देखेंगे, इवन आप देखें जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर बार बार जो हम आतंकवाद का सामना करते हैं, वो ज्यादातर पाक प्रायोजित होता है ना। तो पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, इसकी वजह से भी जो सार्क नामक संगठन है, इसमें जो विश्वास बनना चाहिए वो विश्वास नहीं बन पा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आफ्टर ऑल वो कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं जिनके आधार पर सार्क को दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत ही प्रभावी संगठन के रूप में स्थापित किया जा सके। हालांकि ऑलरेडी स्थापित है, ये किस प्रकार से भली भांति कार्य करे। तो इसके लिए पहला सुझाव ये ही होगा कि महाशक्तियों का हस्तक्षेप होना चाहिए। अमेरिका और चाइना इसमें बीच में आकर के सदस्य राष्ट्रों के बीच एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो इन महाशक्तियों का हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी महाशक्तियां सार्क के मंचों पर आकर के एक तरह से शंका और विवाद पैदा न करें। दूसरा पॉइंट है, भ्रातृभाव से समस्याओं पर विचार किया जाए। जो भी सार्क के देशों के बीच में आपस में कंफ्यूजन है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, तो उसको भाईचारे के तहत मिलजुल करके बात की जाए। जैसे आज हम देख रहे हैं कि बाकायदे भारत और पाकिस्तान के बीच डायलॉग डिलीवरिंग नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि कूटनीति के अंतर्गत बातचीत का होना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर डायलॉग नहीं होंगे, आपसी संवाद नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा नुकसान जिसे उठाना होता है वो सेना होती है। क्योंकि जब आपस में बातचीत ही नहीं हो रही है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो सीधे फिर गन से निकलता है, बात हो नहीं रही है। तो इन दैट केस हमारे जो रणनीतिकार हैं, जो राजनेता हैं, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी स्तर पर डायलॉग नहीं रुकना चाहिए, बातचीत और संवाद बहुत जरूरी है ना। इसके अलावा आप देखें, तीसरा ये है कि गरीबी उन्मूलन के लिए सार्थक प्रयास किए जाएं। हालांकि प्रयास किए गए हैं, जो विविध सम्मेलन हुए हैं उनमें बराबर गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रों ने मिलकर आपसी सहयोग से प्रयास किए हैं, और आपस में तकनीकी का हस्तांतरण, विज्ञान और तकनीकी का हस्तांतरण हो रहा है, इसे और बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट आप देखें, द्विपक्षीय और जो बहुपक्षीय मामले हैं उनको आपस में बैठ करके उन्हें सॉल्व किया जाए। और आफ्टर ऑल अगर ऐसा संभव होता है तो हम ये पाएंगे कि दक्षिण एशिया के लिए सार्क जो है एक बहुत ही सार्थक संगठन साबित होगा, और दक्षिण एशिया में विकास की लहर बह सकती है, बशर्ते सार्क को बहुत ही ज्यादा एक्टिव कर दिया जाए। एक्टिव कैसे होगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, सुझाव हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महाशक्तियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि दक्षिण एशिया में पूरी तरह से शांति विद्यमान हो।
क्योंकि जैसा पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया था कि जो महाशक्तियां हैं उनका कारोबार हथियारों की बिक्री पर टिका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में एक तरह से गर्म माहौल बना रहे। जब आपस में द्वंद्व छिड़ा रहेगा तो ऐसी कंडीशन में हथियारों की बिक्री अधिक से अधिक होगी। तो आज हमारा इस वीडियो का विषय था सार्क, तो इसमें हम आप तैयारी करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के बीच सब्सक्राइब करें।